नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में 16 जनवरी से शुरू होगा कोविड-19 टीकाकरण अभियान। पहले चरण में करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाए जाएंगे कोविड के टीके। प्रधानमंत्री ने कोविड की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत की संस्कृति और गौरव का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का किया आह्वान। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, प्रवासी भारतीय ब्रांड इंडिया को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा, राज्य की जल विद्युत क्षमता के विकास से स्थानीय युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। कहा, राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में हो सकेगा आत्मनिर्भर। पूरे भारत में 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड की स्थिति और टीकाकरण को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की। टीकाकरण अभियान के दौरान फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। साथ ही अन्य बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों को भी टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण में सबसे पहले करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों सहित फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री आगामी सोमवार को कोविड-19 टीकाकरण के विषय पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों के साथ वर्चुअल बैठक भी करेंगे। इधर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोविड-19 के टीकों को ले जाने के लिए विमानन कंपनियों और अन्य विमान संचालकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.41% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,16,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई और इस दौरान 19,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 228 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या 1,50,798 हो गई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 7 नए मामले सामने आए हैं और 9 रोगी स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 77 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 99.2% हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत की संस्कृति और गौरव का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का आह्वान किया है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि बीते सालों में प्रवासी भारतीयों ने समाज को बेहतर बनाने के लिए वचनबद्धता प्रदर्शित कर अपनी अलग पहचान कायम की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में भ्रष्टाचार से निपटने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौर में भी भारत में कई नई स्टार्टअप कंपनियों की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आज जब हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रयास कर रहे हैं तो प्रवासी भारतीय ब्रांड इंडिया को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के दौरान सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने प्रवासी भारतीय दिवस पर भारत को बधाई दी और भारत के साथ सूरीनाम के मजबूत संबंधों का जिक्र किया। मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। I believe that our two countries can and should increase their businesses and commercial relationship to strengthen the bond. In this interconnected world we all live in, we value international relationships
based on respect and mutual benefits. I wish to propose India and Suriname should introduce the free movement of people between our countries without requiring visas. Suriname is prepared to take a first step in doing so by ending visa permits for visitors from India to Suriname. I believe it would benefit tourism between our countries and would give an important impulse to business opportunities between our countries. राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने मियाओ विजयनगर सड़क परियोजना को लेकर कल राजभवन में उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, आरडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुनचुंग नांगदाम और नागरिक आपूर्ति मंत्री एवं स्थानीय विधायक कामलुंग मोसांग के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। राज्यपाल ने विजयनगर क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ, एडवेंचर, इको और कल्चरल टूरिज्म की अपार संभावनाओं के मद्देनजर मियाओ विजयनगर सड़क निर्माण के कार्य को त्वरित गति से पूरा करने पर जोर दिया। श्री मिश्रा ने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ नामदफा राष्ट्रीय पार्क के संरक्षण में भी सहायता मिलेगी। राज्यपाल ने वित्त मंत्री का पदभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री से इस सड़क परियोजना के लिए पर्याप्त और नियमित धनराशि जारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि विजयनगर क्षेत्र के लिए अच्छे सड़क संपर्क से आर्थिक और पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे प्रदेश को राजस्व मिलेगा। श्री मिश्रा ने आरडब्ल्यूडी मंत्री से मियाओ और विजयनगर के बीच ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क परियोजनाओं की निगरानी करने का सुझाव दिया। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने राज्य की जल विद्युत क्षमता के विकास के लिए निजी क्षेत्रों की भागीदारी का स्वागत करते हुए कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कल राज्य सचिवालय ईटानगर में लोअर सुबनसिरी और पापुमपारे जिले की जल विद्युत परियोजनाओं पर हितधारकों के साथ बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स सहित कई तरह के उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। परियोजना से प्रभावित लोगों की शिकायतों को दूर करने का आश्वासन देते हुए श्री मैन ने कहा कि राज्य की जल विद्युत विकास नीति में स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा को प्रमुखता दी गई है। उन्होंने प्राइवेट पावर डेवलपर्स से स्थानीय लोगों के विश्वास को जीतने के लिए परियोजना को पारदर्शिता के साथ पूरा करने को कहा। इस बैठक में स्थानीय विधायकों के अलावा पारेंग और केइंग जल विद्युत परियोजना के प्रतिनिधि मौजूद थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि आगामी बजट सेशन को लेकर तैयारियां चल रही है और सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सदन की कार्रवाई चलेगी। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र आगामी 29 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र की हमारी व्यापक तैयारी है और हम पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए बजट सत्र को चलाएंगे। ग्राम पंचायत हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की सबसे मजबूत स्तंभ है और सबसे ज्यादा अगर कहीं लोकतंत्र है तो ग्राम पंचायत में है। हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक लोकतंत्र सशक्त हो, मजबूत हो, जनता के प्रति जवाबदेह रहे, पारदर्शिता रहे और इसीलिए देश भर में हम ये अभियान चला रहे हैं कि तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त मजबूत करने के लिए आपस में विचार विमर्श हो, विचारों को, अनुभवों को साझा करें और जिन संस्थाओं ने अच्छा काम किया उनके नवाचारों को एक दूसरी संस्थाएं अपनाएं। अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने पशुपालन विभाग के साथ मिलकर अपर सुबनसिरी जिले के सिप्पी में सुअर, बकरी और मुर्गी पालक किसानों को पशुओं के नियमित टीकाकरण के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर 60 सुअर, करीब 500 मुर्गियां और 50 बकरियों का टीकाकरण किया गया। पशुपालन विभाग की तरफ से पशुओं के लिए पोषक आहार और उन्हें बीमारियों से बचने के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए। ASRLM के ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट के अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में कृषि के साथ पशुपालन आय का प्रमुख जरिया है और इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों को अच्छी आय के लिए उन्नत नस्ल के पशुओं के पालन के लिए जागरूक किया जा रहा है। तो आज हम लोग वेट कैंप इसलिए लगाया ताकि
वेटरनरी और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट वाला आके ताकि कुछ अवेयरनेस दो ना हमारे दीदी लोग को, और साथ में कुछ वैक्सीनेशन भी देने का, ताकि आगे ये जो प्रॉब्लम उन लोग फेस किया है आगे और फेस ना हो। जो एनिमल उन लोग रेयर कर रहे हैं उन लोग अच्छा आमदनी लाने के लिए, इसलिए हम लोग ये वेट कैंप करा रहा है। तो वैक्सीनेशन हम लोग FMD का है फॉर लार्ज एनिमल्स मेनली, और उसके बाद में स्वाइन फीवर पिग्स के लिए, और रानीखेत या न्यूकासल के लिए हम लोग F1 और F2 फिलहाल बतिनी हम लेके आए हैं। एंड हमने इस पर यहाँ का जो पब्लिक के डिमांड के हिसाब से नेक्स्ट टाइम हम लोग और भी पॉसिबल कैंप करेंगे। और बाकी वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए राज्य में अनेक महिलाएं स्थानीय स्तर पर मांग को ध्यान में रखते हुए स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा रही है। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर पासीघाट और शिमला से प्रशिक्षण मिलने के साथ ईस्ट सियांग जिले के रायांग की निवासी नई सीतांग मोदी ने मशरूम की खेती शुरू की। श्रीमती मोदी ने बताया कि घर पर पैदा हो रहे मशरूम को वे गांव के अलावा स्थानीय बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रही है। उन्होंने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से कौशल विकास और सरकार की आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता का लाभ उठाकर अपना रोजगार शुरू करने की अपील की है। Ibu ini tong mana? मशरूम का ट्रेनिंग हॉर्टिकल्चर पासीघाट में किया है और शिमला में भी 10 डेज का ट्रेनिंग किया था। सीट तो सर वो हॉर्टिकल्चर में मिलता है, 350 में पर केजी बिक्री करते हैं। दोस्त ये सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग अन्य वोमेन पार्टी लोग को ये कहना चाहती है कि वो लोग भी ये मशरूम करने से ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ये अच्छा होता है, क्योंकि दिन में अपना काम करता है, सुबह और शाम में सिर्फ काम करना पड़ता है। हम लोग एक बार हम लोग टोटल टुपला 70 ज़्यादा से बनाया था, लेकिन हम लोग ऑल टोटल हम लोग 13 और 14,000 ऐसा मिला था। इनकम तो सर ये इसमें अच्छा से करने से बहुत अच्छा इनकम था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में महिला सशक्तिकरण के लिए 2 महीने का हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए समर्थ स्कीम के तहत ग्रामीण महिलाओं को सिलाई, बुनाई और अन्य हस्तशिल्प उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से महिलाओं के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ परिवार और समाज में अपना योगदान दे सके। विश्व भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र मणिपुर का ऐतिहासिक इम्फाल शांति संग्रहालय पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इस संग्रहालय में द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग किए गए हथियारों, सैनिकों की वर्दी के अलावा अनेक ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इम्फाल में ब्रिटिश और जापान की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। वर्ष 1994 में इस युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इम्फाल के रेड हिल पर इस संग्रहालय की स्थापना की गई। इस संग्रहालय में 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में युद्ध का कालक्रम और मृतकों के नाम दर्ज किए गए हैं। दूसरे हिस्से में युद्ध के बाद के प्रभावों को दर्शाया गया है और अंतिम हिस्से में मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है। As the tourism industry in Manipur, if this runway is converted into a tourist spot where the sons and daughters and grandsons and granddaughters of those veterans who were involved in the Battle of Imphal can visit these airfield freely, and they can pay homage to those soldiers and combatants who fought in the Battle of Imphal. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।